प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जापान के सीईओ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। बैठक के बाद सीईओ ने कहा, भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा जब से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता बने हैं वे सरकार के अधिकृत डेटा के बजाय एनजीओ की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर रखते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केरल दौरा। वायनाड जिले में थवालीहाल ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों की रखी आधारशिला। वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान, कहा आशा कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रही है, 5 महीने से अधिक हो गए, उन्हें पैसा नहीं मिला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी जनता को बधाई, कहा विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट पास हुआ है, ये दिल्ली के इतिहास के एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत की टैक्स प्रणाली का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की 8 स्टेज का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जन्म से लेकर जीवन के अंतिम समय तक वह टैक्स के जंजाल में फंसा रहता है। आप सांसद ने संसद में केंद्र सरकार से आम जनता पर से टैक्स का बोझ कम करने की अपील की है। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you but to tax you. और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस
हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है। अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है। तो तमाम तरीके के सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। इस बीच जब आप 18 साल के होते हैं और पहली बाइक या पहला स्कूटर खरीदते हैं, उस बाइक और स्कूटर पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में, जब उसकी पहली नौकरी लगती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पर सरकार जीएसटी लेती है। और अगर आप ये पैसा निवेश करें, इस निवेश करने पर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर, मैडम मेरा समय जा रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खरीद पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी ब्रोकरेज पर जीएसटी और फाइनेंशियल एडवाइजरी पर जीएसटी, और जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। इसी सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम से कम जीएसटी हटा दिया जाए। इसके बाद इंसान अपने जीवन की छठी अवस्था में आता है, यानी कि मिडिल एज। इसमें उसकी आमदनी भी पीक पर होती है और उसका टैक्सेशन भी पीक पर होता है। अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है, और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है, और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है। जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। फिर वो अपना घर भी खरीदता है, जमीन खरीदता है। जब जमीन खरीदता है तो स्टैंप ड्यूटी फीस सरकार को देता है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदता है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, चाहे वो सीमेंट हो, मार्बल हो, स्टील हो, उस पर जीएसटी देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेता है किसी बिल्डर से, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, तो उस कंस्ट्रक्शन सेवाओं पर भी जीएसटी सरकार आपसे वसूलती है। और जब घर बन जाए तो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े और आप ये घर बेच दें तो कैपिटल गेन्स पर भी सरकार आपसे उस मुनाफे पे टैक्स वसूलती है। और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है इस बीच,
तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है, शामियाना खाना केटरिंग सर्विसेज लेता है उस पर जीएसटी भरता है, ज्वेलरी खरीदता है उस पर जीएसटी भरता है, कपड़ा शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा सूट पैंट उस पर जीएसटी भरता है, यहां तक कि वेडिंग इनविटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। सातवीं अवस्था सरकार जीवन की वो है रिटायरमेंट। इस फेज में इंसान चाहता है आरामदायक जीवन जिया जाए, जो जीवन में कमाया उस कमाई के सहारे उसकी इंटरेस्ट पर पेंशन पर जिया जाए, लेकिन इस अवस्था में भी सरकार पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो जीएसटी लेती है। और इस दौर में वो अपनी वसीयत लिखता है फैमिली विल, उस फैमिली विल पर जो लीगल फीस देता है उस लीगल फीस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और आठवीं जीवन की अवस्था यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती, यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है। यह है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या है। मैं जानता हूं कि टैक्स सरकार के लिए जरूरी है, इस सरकार के लिए नहीं, जितनी सरकारें इस देश में रही सबने टैक्स लगाकर जनता से पैसा लिया। टैक्सेस वास्तव में जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टैक्सेस हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं या हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं? क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है या हमारी जिंदगी बदतर हो रही है? इतने टैक्स लगाने की वजह से आज हमारी आमदनी घट रही है, इस वजह से खपत गिर रही है, कंजम्पशन गिर रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है और प्रोडक्शन गिर रही है। इस वजह से पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो हमारा इकोनॉमी का चक्का है वो धीमा हो गया है। मैडम इस देश में, बस समाप्त कर रहा हूं, इस देश में मैं मेरी पार्टी के टाइम से आप ले लीजिएगा, मेरी पार्टी के टाइम से ले लीजिएगा। मैडम इस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री राशन के सहारे जी रही है। आपको जान के अचंभा होगा, इस 80 करोड़ जनता से भी ये सारा जीएसटी लिया जाता है, दिन प्रतिदिन लिया जाता है, जो आज मैंने पढ़ के सुनाया। सिर्फ अमीर नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि इतना टैक्स लगा लगाकर सरकारें जनता का खून चूसती हैं, उस वजह से आज एफएमसीजी की सेल्स घट रही हैं, एफएमसीजी के स्टॉक गिर रहे हैं, कंजम्पशन डाउन हो रही है, नई गाड़ियों की सेल श्रिंक कर रही है, तमाम तरीके की जितनी भी न्यू परचेजेस होती हैं उसमें मंदी देखी जा रही है। सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए, कम करेंगे तो जनता की जेब में पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का चलेगा। आपका समय समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय श्री एम वेंकट सुब्बा रेड्डी जी, आपका समय। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां कांग्रेस विधायक राजू कागे ने कहा कि बीजेपी से निष्कासित विधायक बसंत गौंडा पाटिल अगर हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನಾದರೂ ಗದ್ದಲಗಳು ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಾಂ ಶೋರ್ 100% ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಾಕ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ. ನೀವೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೋತೀರಿ ಸರ್? ತಗೋತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದು? ನಿಮ್ಮ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ದೆಹಲಿ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ, ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ MLA ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದಾರು ಅದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರು. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲದ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಷ್ಟು ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ 5ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ನಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಾದ ಅದು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದನದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಜನ ಎದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಚಾರನ ಸದನದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಯೋಜನೆನೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು? ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತೊಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅದೇನು ಅಜೆಂಡಾದಾಗಿತ್ತ, ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾದಾಗಿತ್ತ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರ. ಅವನು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರು ರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದನದಾಗ ತೊಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಸ್ತಳಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ನೀವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। बरेली में सिटी स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का लहूलुहान अवस्था में शव मिला। घायल लड़की को जीआरपी ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जीआरपी कप्तान आशुतोष शुक्ला ने बताया कि लड़की ट्रेन से उतरकर स्टेशन आई थी, जिसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया गया। बस एक बच्ची मिली है और घायल अवस्था में मिली है। अब तक की जांच में पुलिस की क्या निकल कर सामने आया? इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरपीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने उसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। लड़की के माता पिता भी स्टेशन पे आ गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही और जैसे जानकारी होगी उस तरह से। अब तक की जांच में क्या निकल कर सामने आया कि एक ही बंदा था रेप करने वाला या उससे ज़्यादा लोग थे? हाँ, एक बता रही है लड़की को। तो मतलब कहाँ पटरियों पर मिली या? पटरी पे नहीं मिली, उतर के वो स्टेशन वापस आ रही थी। तो जहाँ पे वो जंक्शन टाइप का है, आगे पटरियाँ निकलती हैं, बाहर गलियों में जाती हैं, उसी के आसपास झाड़ झंखाड़ के आसपास ही घटना है। लड़की कहाँ की रहने वाली है सर? ये इसका पता हम आपको डेटा के लिए अगली खबर उड़ीसा से है, जहां संबलपुर जिले के रेंगली आदर्श महाविद्यालय में पेयजल का उद्घाटन किया गया। श्याम मित्र मंडल रेंगली के तत्वाधान में स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल, मीरा देवी और गौरव अग्रवाल की स्मृति में उनके पुत्रों ने स्कूल के बच्चों के लिए एक पेयजल का उद्घाटन किया। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां एक ही परिवार के 2 सदस्यों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष
में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पापा कहते पानी देने के लिए, पानी देने कल लिंटर ढलैया हुआ था, उसमें पानी देने गए थे। सुबह में गेबे किए थे, मगर अपना भतीजा मेरे देवर का बेटा लेके गए थे। हम लोग को बोलबे न किए, उठाई कौन किए। अब एक बार वहाँ से हम सोनू फोन किया कि नहीं से चाचा के हम मार रहा है, तो यमोद उठा, यमोद गया, तभी इसको भी मारपीट के दिया, आज मना ही कर दिया, भेज दिया अभी हॉस्पिटल। जो है से इसको ले लिए, हम तो किसके भरोसे छोड़ के गए, तो बताइए। मारने वाला कौन कौन था? मारने वाला हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन पूरा परिवार है। जब उसका बेटी झाड़ू लगा रही थी, हम तो नहीं गए थे, जो वहाँ देखा वो बताया है कि उसका बेटी झाड़ू लगा रही, आई लो कमीनुआ, वो भी झाड़ुआ लेके झाड़ुआ से उठी मारने। अब पीछे से सब पूरा परिवार में आके सुनते, जो देखा बढ़िया वो आपको बता देगा कि नाइटिया पिंदले जनिया निकली। क्या किसे मारा? गाय खटिया का पार्टी ले लेता की था, डंडा उल्टा से सुनते मार ले। आप कौन हुए? हम इसकी पत्नी है, लेकिन कौन अपनी पत्नी जब ये कुछ सुनबे नहीं करते हैं। पानी देने गए, पानी दिया देने के लिए रूम में ये कल हुआ था, पानी देने गया, उसके बाद हम लोग लाठी से मारने लगा, अब मार पीट करके उसके बाद पूरा अधमोरा कर दिया, पूरा कर दिया। शुभम है, धीरज है, मंजू देवी है, कैलाश राम है। कहाँ का रहने वाला है? बगडिया मुफस्सिल थाना। जिनका मृत्यु हुआ ये कौन है? ये मेरा भाई है। क्या नाम है इनका? अशोक भदानी। उम्र? 60। जो रेफर हुए उनका क्या नाम है? मोहम्मद भदानी। वो कौन लगते हैं मृतक के? इसका लड़का है। पापा उठिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने नवरात्रि से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान भी सभी दुकानें बंद रहेगी और नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तरीके से मीट, मुर्गा, मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी। देखिए, ये कल कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। क्या ये पूरे वाराणसी में लागू हो गया? देहात नहीं, और शहर दोनों? देखिए, जो नगर निगम का कार्यकारिणी समिति या सदन है, उनके जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके लिए लागू होते हैं, तो पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ये निर्णय लागू होगा। तो किस प्रकार से इस पर नजर रखा जाएगा? क्योंकि उसके बावजूद पिछली बार ऑर्डर हुआ था 2 किलोमीटर के अंतर्गत, तो कई दुकानें खुली रही। देखिए, ये इस बार देखिए, इसका आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी हम लोग ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा दिया जाए, जिससे लोग पहले से ही सचेत रहें। और हमारी जो सचल दस्ते हैं, हमारे पास कैटल कैचर मशीन्स हैं और हमारे पास उसी के साथ उसके लगभग 10-10 की संख्या में लोग उसमें तैनात रहते हैं, तो ये पूरे शहर में घूमते रहते हैं उन वाहनों के साथ, तो वो उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा कि इस पे नजर रखी जाए। जो भी अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो जो सुसंगत नियम है, प्रावधान है, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या जुर्माना, क्या कुछ तय हुआ है कि अगर होता है जुर्माना? देखिए, जो नगर निगम एक्ट में और जो अब भारत न्याय संहिता जो इनकी जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह के जुर्माने और कार्रवाई की गई है, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो FIR की भी कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, चूंकि ये निर्णय कार्यकारिणी समिति का है और हम जो है एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाध्य हैं, तो ये उसी प्रकार से इसको कराया जाएगा। चूंकि ये निर्णय इसमें लिया जा चुका है, सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है, तो हम उसी प्रकार से कराएंगे कि किसी को कोई कष्ट भी ना पहुंचे, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि जो लोग पहले से ही सचेत रहे और इसका कहीं उल्लंघन या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना होने पाए। एक सवाल ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं मिनी सदन में, समाजवादी पार्टी के पार्षद अमरदेव यादव, उनका ये कहना था कि ये कार्यकारिणी के एजेंडे में ये बिंदु था ही नहीं, ये मेयर साहब की इच्छा थी और इसलिए इसको स्वीकृति मिली। इस पर क्या है? देखिए, जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है उसमें सभापति महोदय की इच्छा से कोई भी नया प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो इस पर चूंकि व्यापक चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया, तो इसको जो है
समिति द्वारा पारित ही माना जाएगा। औरंगाबाद को लेकर भी सर एक कल अगली खबर उड़ीसा के पुरी से है, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुरी पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वे कुछ समय मंदिर परिसर में बिताने के बाद आनंद बाजार में महाप्रसाद का सेवन कर मंदिर से बाहर निकले। दर्शन करना ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर ऐसी अनुभूति है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ तो एक बहुत ही नई ऊर्जा मिलती है। और जगन्नाथ जी एक प्रकार से जो प्रेम भाव देते हैं, जो स्नेह देते हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही बिरला है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ये दर्शन पाया और उनसे ये भी प्रार्थना की है कि आगे भी ऐसे ही दर्शन का मौका मिलता रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ मीटिंग की। बैठक में लोगों से सड़क की छत पर नमाज न अदा करने के लिए आग्रह किया गया था। तो वहीं अलविदा जुमे की नमाज जिले भर में भारी फोर्स की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से करवाई गई। नमाज को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी अपील की जाएगी कि ईद उल फितर इंशाअल्लाह ताला या तो पीर को या वरना मंगल को है ही है। अभी कुछ दिन है, लेकिन ये कि इसका पूरा ख्याल रहा जाए कि जो नमाज़ी होंगे वो अपने औकात पे होंगे। हमने जो सिलसिला शुरू किया है या जामा मस्जिद में, पहले यहाँ तक शहर में हो जाए, इसलिए 6:45 बजे जामा मस्जिद में रखा गया सुबह को। उसके 8 घंटे बाद पूरे इशा की मस्जिद में 7:15 बजे, समझ। उस और ईदगाह में 7 बजे सुबह पहली जमात, और फिर दूसरी जमात 7:45 बजे, पौने घंटे बाद। तो पहली जमात होगी 7 बजे ईदगाह में और दूसरी जमात होगी 7:45 बजे, ताकि तमाम नमाजी कर जाए। लेकिन नमाजियों से जो हैं, जो पहली सब पे उसमें जमात जाने वाली है, उनसे ही कहा जाएगा कि वक्त जैसा कुछ होगा वक्त से पहुँच जाए, और ताकि नमाज 7 बजे शुरू हो जाए और मुख्तसर खुतबा और मुख्तसर सब कुछ हो, ताकि ज़्यादा देर न लगे और किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लोगों से ये भी अपील करूँगा कि इसका रहे कि आते जाते मेरे रास्ते में कोई किसी के साथ कोई छेड़खानी या मोहब्बत का माहौल बनाए, अमन अमान को कायम रखें। और सिर्फ अलीगढ़ में ही पूरे मुल्क में ये दुआ है अल्लाह से कि अमन अमन रहे। हमारी यही पैगाम है। सफाई सुथराई के लिए यह है कि इस मौके पर पूरा ये लिहाज रखा जाए नगर निगम की तरफ से, हर तरफ सफाई रहे, कहीं गंदगी न हो। और ख़ासतौर से ये कि यहाँ पर नमाज होगी, वहाँ पानी आने का जो अक्सर आ जाता है उससे भी रोड पर नमाज नहीं होगी। रोड पर नमाज बिल्कुल नहीं होगी। ये कह दिया गया है कि रोड पर बिल्कुल नमाज नहीं होगी। ये शर्वी नमाज का सब नमाज आए, सब जो कोशिश करें कि ईदगाह पूरी भाग जाए, पुरानी ईदगाह और नई ईदगाह भाग जाए, लेकिन सबको पढ़ना है, इससे कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज रमज़ान मुबारक के पाक महीने में लास्ट जुमा अलविदा के दिन लाखों मुसलमानों ने जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह इलाही में दुआ की कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम रहे, शांति कायम रहे और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की मुल्क याफ्ता कायम होना चाहिए, कायम हो। और दुआ की कि हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए, यही दुआ की। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में पहली बार के पहले जामा मस्जिद के अंदर 6:45 बजे, 7:15 बजे 6:45 पर नमाज होगी और दूसरी नमाज ईदगाह पर 7 बजे होगी, पुरानी ईदगाह में 7:15 बजे होगी। तो मैं अलीगढ़ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि समय पर आकर नमाज पढ़ें। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त साहब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पानी की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था, गड्ढे मुक्त की व्यवस्था मुकम्मल तरीके से करनी चाहिए। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आला अधिकारियों का, बड़ी मुस्तैदी से सुकून से जुमे की अलविदा नमाज मुकम्मल हो गई। टाइम बताया आपने, ये ईद उल फितर की नमाज का बताया है, जो ईद की नमाज है जो हर साल पहले ईदगाह पे होती है, इस बार कन्वर्ट किया गया है। पहली यानी 6:45 पर जामा मस्जिद पर होगी और 7 बजे नई ईदगाह में होगी और पुरानी ईदगाह में दूसरी शिफ्ट में 7:15 पे होगी।
तो इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ की आवाम को से कहना चाहता हूँ कि अपने सुकून से, मोहब्बत से त्योहार को मनाएं। त्योहार मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम लाता है। देखिए, आज अलविदा की जो नमाज है उसमें हमें सभी का सहयोग, क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों का सहयोग, सभी तबके, सभी मजहब के लोगों का सहयोग मिला, जिस वजह से हम आज की नमाज जो है सकुशल और बिना किसी विघ्न के संपन्न करा पाए। इसके लिए मैं समस्त अलीगढ़ के जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने सपोर्ट हमें होली में दिखाया या पिछले जितने भी जुमे की नमाज में दिखाया, और आगे आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि ईद की जो हम नमाज है वो सकुशल संपन्न कराएंगे पूरे शहर में। सड़क पर नमाज ना आ रहा हो, इसके लिए अवेयरनेस का प्रयास किया गया। देखिए, इसके लिए पहले जैसे मैंने बताया, शांति समितियों की बैठक कर करके जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे बात कर करके सबको समझाया गया और सब में संदेश दिलाया गया कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी नमाज में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, और जितने भी लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ने को विवश होते थे उनके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था की गई। उसके अलावा स्पीकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से तथा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे बीट कांस्टेबल के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज जुमा अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां के आरोग्यम अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल 23 वर्ष युवती की गॉल ब्लैडर में पथरी की सफल सर्जरी की गई, जिससे मरीज को नया जीवन मिला। सर, ये जो छोटी बच्ची का हुआ है गोल ब्लैडर में स्टोन, कितना टफ था इसका ऑपरेशन करना? क्योंकि ये बच्ची जन्म से विकलांग थी। इसका दोनों हाथ और दोनों पैर बहुत छोटे छोटे थे। सिर्फ जो पेट वाला हिस्सा और सर था वही बड़ा था। दूसरा, ये बहुत दिन से स्टेरॉयड पर थी, क्योंकि इसको स्किन डिजीज भी था। जिस भी डॉक्टर के पास गए सब इसको स्टेरॉयड चलाते गया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर फूल गया था। तो इस तरह के केस में जो शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन है वो सब अपने नॉर्मल जगह पर रहता नहीं है। उसमें पेट के अंदर क्या मिलेगा ये हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस सब पहला चैलेंज तो इस केस में ये था कि इस मरीज का बेहोशी, जिसमें हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मनीष का बहुत बढ़िया योगदान रहा। उन्होंने हर पूरे सब जांच पर रखने के बाद मरीज को बेहोशी दिया, क्योंकि मरीज का एक साइड का फेफड़ा बहुत काम नहीं कर रहा था, एक ही साइड का फेफड़ा फंक्शनल था। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये मरीज के बेहोशी में था। उसके बाद चूँकि इसका पेट बहुत ही बड़ा था, बाकी शरीर की तुलना में पेट ही बड़ा था, पूरा पेट चर्बी से भरा हुआ था। तो इस तरह के केस में हम लोग को लैप्रोस्कोपी में जो पहला पोर्ट हम लोग डालते हैं, जिससे हम लोग कैमरा पेट के अंदर डालते हैं, सबसे पहला टास्क उसको डालना बहुत टफ होता है। तब हमने उस सब कैमरा डाला अंदर, बाकी जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी का बाकी जो 2-3 पोर्ट और होता है वो डाल के सर्जरी स्टार्ट किया। क्योंकि एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी और जो पेशेंट का हाइट कम रहने के कारण सर्जरी इसमें काफ़ी चैलेंजिंग होता है। खैर, हम लोग ने काफ़ी मेहनत से इस मरीज का सर्जरी सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, और आज 2 दिन बाद उस मरीज को हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। मरीज अपने से पैर पे अपना सहारा लेके चल पाती है, आज अपने से वो चल रही है सहारा लेके, और पूरी तरह स्वस्थ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।